नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कोचिंग संस्थान एबीसी एग्रो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है पोषक तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो नया टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। चलिए, टॉपिक का नाम क्या है? एक मिनट में इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ साथियों। आवश्यक पोषक तत्व क्या है साथियों? हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व यानी कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट, पौधों के लिए, पादपों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। तो साथियों क्या होते हैं आवश्यक पोषक तत्व? क्या होते हैं? जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है, जन्म होने के बाद में हमारे शरीर की जो जो विकास होता है, उसी प्रकार से सभी सजीवों का, चाहे वो पादप हो, चाहे कोई जंतु हो या हम मानव हो, तो जन्म के बाद से सारी की वृद्धि की जो सारी अवस्थाएं होती है वो कहीं न कहीं किसी न किसी पोषक तत्वों से प्रभावित होती है। तो हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व वे रासायनिक तत्व होते हैं जो सजीवों के वृद्धि, विकास एवं समस्त प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को संपादन के लिए आवश्यक होते हैं। तो क्या हो गया साथियों? उसको हम कहेंगे पोषक तत्व। बात आती है कि पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं पोषक तत्व। तो पोषक तत्वों की संख्या, कितने प्रकार के होंगे पोषक तत्वों की संख्या? तो साथियों देखिए, पोषक तत्व वैसे तो किसी पादप शरीर में 30 से लगाकर 90 तक पोषक तत्व किसी पादप में पाए जा सकते हैं, लेकिन क्या सभी प्रकार के 30 से लगाकर 90 तक के समस्त पोषक तत्वों को क्या आवश्यक माना गया है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। केवल और केवल 17 प्रकार के तत्वों को, 17 तत्वों को क्या माना गया है? आवश्यक माना गया है। 17 तत्वों को क्या माना गया है? आवश्यक पोषक तत्व। 17 प्रकार के तत्व, आवश्यक पोषक तत्व। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो जवाब होना चाहिए कितना साथियों? 17। साथियों इसके बाद में पोषक तत्वों से संबंधित कोई सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत है जिसका नाम है आवश्यकता की कसौटी। आवश्यकता की कसौटी यानी कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। आवश्यकता की कसौटी। साथियों यह सिद्धांत जो है आवश्यकता की कसौटी, या इसको हम क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी या अनिवार्यता का सिद्धांत के भी नाम से भी जानते हैं। तो यह सिद्धांत साथियों कब और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सन 1939 में। कब? सन 1939 में प्रतिपादित किया गया। दो बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है, एक का नाम है आर्नोन, एक का नाम है साथियों आर्नोन, एवं दूसरे जो इनके साथी थे उनका नाम है स्टाउट। आर्नोन एवं स्टाउट। तो साथियों आवश्यकता की कसौटी का जो सिद्धांत है वह सन 1939 में आर्नोन एवं मिस्टर स्टाउट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। परंतु समय के साथ में इसमें जब और अध्ययन किया गया तब इसमें कुछ खामियां हुई, तो इसको वापस से डिफाइन किया गया, वापस से इसको परिष्कृत किया गया। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आवश्यकता की कसौटी की पुनः खोज कब की गई, उसको वापस से कब खोजा गया, तब हमारा जवाब क्या हो जाएगा? सन 1939 नहीं होकर आवश्यकता की कसौटी की पुनः खोज, आवश्यकता की कसौटी की पुनः खोज कब की गई? तो 1954 में। कब की गई? 1954 में। अब किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर तो दोनों साथियों ने मिलकर की गई थी, आर्नोन एवं स्टाउट के द्वारा। लेकिन
जब पुनः खोज का प्रश्न पूछा जाए तो पुनः खोज केवल आर्नोन के द्वारा की गई थी। पुनः खोज केवल आर्नोन के द्वारा की गई थी। तो आवश्यकता की कसौटी सन 1939 में आर्नोन एवं स्टाउट के द्वारा एवं इसको पुनः खोज जब किया गया तो 1954 में केवल और केवल मिस्टर आर्नोन के द्वारा की गई। साथियों, क्या था इस सिद्धांत के अंदर, क्या क्या चीज़ें इस वैज्ञानिकों ने, इन दोनों ने मिलकर दुनिया को बताया? तो उन्होंने बताया कि किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी होने पर, किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी होने पर पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। यानी कि आवश्यक पोषक तत्व की कमी होने पर, पौधा अपना जीवन चक्र, अपना जीवन जो है वो पूरा नहीं कर सकता, अपना जीवन पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरी क्या बात बताई? तो दूसरी बात ये थी कि ये जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ये पौधे की जो जीव द्रव्य होता है एवं उसकी उपापचयी क्रियाओं से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए होते हैं। यानी कि इनकी कमी एवं इनकी अधिकता किसी पादप के जीव द्रव्य एवं उनकी उपापचयी क्रियाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। यानी कि उसके क्या होगा, ये उपापचयी क्रियाएं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण हो गया, श्वसन हो गया, ये सारी पादप की क्या है, उपापचयी क्रियाएं हैं। और ये सारी क्रियाएं किसी पोषक तत्व की कमी अथवा अनुपस्थिति अथवा अधिकता से प्रभावित होंगी। उपापचयी क्रियाएं व जीव द्रव्य से जुड़े रहते हैं। तो ये पोषक तत्व जीव द्रव्य एवं उपापचयी क्रियाओं से संबंध रखते हैं। तीसरी और महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि किसी भी पोषक तत्व की कमी को उसी पोषक तत्व की पूर्ति द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं किसी पोषक तत्व को अन्य पोषक तत्व द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे हम बात करें, मान लो किसी पौधे में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें उन लक्षणों को दूर करने के लिए नाइट्रोजन वाले तत्व ही उपलब्ध करवाने पड़ेंगे पौधे को। यदि हम किसी और प्रकार का कोई तत्व उपलब्ध करवाते हैं तो नाइट्रोजन की कमी है वो दूर नहीं हो पाएगी। यानी कि किसी भी पोषक तत्व को अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यानी कि रिप्लेस नहीं किया जा सकता, प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। ये तीनों महत्वपूर्ण बातें होगी आवश्यकता की कसौटी। यानी कि आवश्यक पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। ये जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं पौधे की उपापचयी क्रियाओं को सीधा प्रभाव डालते हैं और किसी भी पोषक तत्व को अन्य तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। परंतु साथियों, यहाँ से कुछ अपवाद निकल कर आते हैं। वो अपवाद क्या है? तो बाद में जब इसके ऊपर और अध्ययन किया गया तब ये पाया गया कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो किसी तत्व को, किसी आवश्यक पोषक तत्व को प्रभावित करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे अपवाद क्या आ जाएंगे, अपवाद। और अपवाद किसके आ जाएंगे? आवश्यकता की कसौटी के, यानी क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के अपवाद कौन कौन से हैं साथियों? तो देखिए, सबसे पहला अपवाद, सबसे प्रमुख अपवाद कौन सा? जैसे कि बात करें मॉलिब्डेनम, तो मॉलिब्डेनम की कमी को साथियों कई बार वेनेडियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। दूसरी बात हम करें, जैसे कि क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन की कमी को कभी
क्लोरीन का जो कार्य है वो ब्रोमीन के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से ये भी क्या हो गया, आवश्यकता की कसौटी का क्या हो गया साथियों, अपवाद हो गया। फिर बात करते हैं इन पोषक तत्वों के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आवश्यक पोषक तत्वों के प्रकार, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो साथियों सबसे पहला जो इनका वर्गीकरण होगा वो हम करेंगे उनकी गतिशीलता के आधार पर। सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो कैसा है, गतिशीलता, गतिशीलता यानी कि उसकी जो मोबिलिटी है, गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर, मोबिलिटी के आधार पर, उसके मूवमेंट के आधार पर हम उसको क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो साथियों गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों को इनका अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। हम किस प्रकार से पोषक तत्वों की गति को परिभाषित कर सकते हैं। तो जो पहला प्रकार है, इसमें पहला प्रकार है साथियों वो तो है मृदा में गतिशील, मृदा में गतिशीलता, मृदा में गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन सॉइल, गतिशीलता, मृदा में गतिशीलता, मृदा में किस प्रकार से कौन सा तत्व गतिशील रह सकता है। तो साथियों ये जो गतिशीलता है ये पोषक तत्वों की घुलनशीलता के ऊपर आधारित है। जो तत्व जितना अधिक घुलनशील है वो उतना ही अधिक क्या करेगा, गतिमान रहेगा, और जो कम गतिशील है वो क्या होगा, थोड़ा सा घुलनशील है वो कम गतिमान रहेगा। तो इसको किस प्रकार से हम आगे इसका अध्ययन कर सकते हैं साथियों, पहला तो है अधिक गतिशील तत्व। कौन से साथियों, अधिक गतिशील तत्व यानी कि अधिक गतिशील यानी कि हाईली मोबाइल, अधिक गतिशील तत्व कौन से होंगे साथियों, अधिक गतिशील, अभी बात करेंगे। अधिक गतिशील के साथ में एक और आएंगे कम गतिशील, कम गतिशील तत्व, कम गतिशील तत्व यानी कि लेस मोबाइल। फिर एक साथियों इसमें और आएगा वो होगा अगतिशील, अगतिशील यानी कि इमोबाइल, अगतिशील, इमोबाइल, या हम इसको स्थिर तत्वों के नाम से भी जानते हैं। साथियों अधिक गतिशील में कौन सा होगा, तो जितने भी प्रकार के पोषक तत्व हैं उनमें से एक एक करके देखते जाइए। जो जितना अधिक घुलनशील होगा वो क्या होगा, उतना ही अधिक गतिशील होगा। तो जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में हम बात करते हैं सल्फर, सल्फर के बाद में कौन सा आ जाएगा साथियों, क्लोरीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा बोरोन आ जाएगा और मैग्नीज आ जाएगा। तो साथियों नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बोरोन और मैग्नीज ये सभी के सभी तत्व कैसे हैं, जो मृदा में अत्यधिक गतिशील होते हैं। साथियों इसके बाद में कम गतिशील को एक बार छोड़ो, एक बार अगतिशील को देखो, जो यानी कि मृदा में गति नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से साथियों, एक तो आ जाएगा फास्फोरस और साथ में कौन सा आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो साथियों देखिए नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बोरोन, मैग्नीज ये कैसे हो गए, अधिक गतिशील है। अगतिशील में कौन से, फास्फोरस और जिंक हैं। तो बाकी जितने भी तत्व बचे हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, कम गतिशील में आ जाएंगे। जैसे हम बात कर सकते हैं आयरन हो गया, ठीक है, कैल्शियम, इसके बाद में मैग्नीशियम और सभी तत्व जो अन्य सभी जो बच गए वो सारे के सारे कौन से आ गए, इसमें किस में आ जाएंगे, कम गतिशील में आ जाएंगे। फिर गतिशीलता में आगे और अध्ययन करते हैं हम, और वो किस प्रकार की गतिशीलता हो जाएगी। दूसरे नंबर की गतिशीलता वो है पादप में गतिशीलता, पादप शरीर में गतिशीलता, पादप शरीर में यानी कि
मोबिलिटी इन प्लांट बॉडी, पादप शरीर में गतिशीलता। तो पादप शरीर में गतिशीलता का अध्ययन हम किसी भी पोषक तत्वों का 4 भागों में करेंगे। कौन कौन से? एक तो आ जाएंगे अत्यधिक गतिशील तत्व। कौन से साथियों? अत्यधिक गतिशील यानी कि हाईली मोबाइल, अत्यधिक गतिशील तत्व। फिर साथियों दूसरे नंबर पर आ जाएंगे मध्यम गतिशील। कौन से आ जाएंगे साथियों? मध्यम गतिशील, मध्यम गतिशील। इसके बाद में आ जाएंगे कम गतिशील, कम गतिशील, कम गतिशील। और एक आ जाएगा साथियों इसमें अगतिशील। अगतिशील या हम कह सकते हैं इसको स्थिर। तो 4 प्रकार से हम इसको वर्गीकृत करेंगे। अत्यधिक गतिशील, हाईली मोबाइल, मॉडरेटली मोबाइल और लेस मोबाइल और इमोबाइल। तो साथियों देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम, ये साथियों सभी के कैसे तत्व हैं? अत्यधिक गतिशील है। फिर मध्यम गतिशील में कौन से आ जाएगा? जिंक आ जाएगा, जो कि मध्यम गतिशील तत्व है। इसके बाद में कम गतिशील को एक बार छोड़कर हम अगतिशील की ओर आगे बढ़ते हैं। अगतिशील तत्व कौन से होते हैं? तो कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों कैसे हैं? अगतिशील तत्व हैं, स्थिर तत्व हैं। तो बाकी जो भी बच गए, चाहे आपका बच गया कैल्शियम बच गया हो, चाहे आपका कॉपर बच गया हो, तो सभी तत्व जो शेष सभी जो तत्व बच रहे हैं इन सब के अलावा, वो सारे के सारे क्या किस में आ जाएंगे? कम गतिशील में आ जाएंगे। साथियों एक बार वापस से थोड़ा सा अपन ये इस वाले मृदा में जो गतिशीलता है इसमें वापस से जाएंगे। यहाँ पर एक चीज देखो रह रही है कि अत्यधिक गतिशील में नाइट्रोजन है, ठीक है, लेकिन पादपों के द्वारा नाइट्रोजन 2 रूपों में ग्रहण किया जाता है। साथियों एक जो रूप है वो तो कौन सा? इसका NO3 माइनस, यानी कि नाइट्रेट के रूप में। एक जो रूप है नाइट्रोजन का जो पादपों के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो है नाइट्रेट वाला, और दूसरा जो है वो कौन सा है? NH4+ में, यानी कि अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो साथियों इन दोनों में जो नाइट्रेट वाला रूप है नाइट्रोजन का, वो इसकी अपेक्षा अधिक घुलनशील है। इसी कारण यहाँ पर ये जो रूप है वो कैसा होगा? मृदा में अधिक गतिशील होगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने स्पेस ज़्यादा छोड़ा था कि नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट वाली फॉर्म है वो मृदा में अत्यधिक गतिशील है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन का अमोनियम का जो रूप है वो क्या हो जाएगा? मृदा में कम गतिशील आ जाएगा। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं कि पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, यानी कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी के जो लक्षण हैं उनके आधार पर हम किस प्रकार से इसको वर्गीकृत करेंगे। यह वर्गीकरण का हमारा दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार हमने कैसे देखा कि उसके गतिशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर। दूसरा प्रकार है उसकी कमी के लक्षणों के आधार पर, कि कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देंगे। तो साथियों बात करते हैं, उदाहरण से समझेंगे हम इसको। जिस प्रकार से ये कोई एक पादप है, ये कोई पादप है साथियों। इसमें ये वाली जो पत्तियां हैं वो पौधे की पुरानी पत्तियां, अथवा हम कह सकते हैं इनको नीचे वाली पत्तियां, यानी कि ओल्डर लीव्स, या इनको हम कहेंगे लोअर लीव्स। साथियों ये वाली जो हैं ये पत्तियां हैं वो पौधे की नई पत्तियां, यंग लीव्स हैं, ठीक है। और ये वाली जो पत्तियां हैं ऊपर वाली, इसको हम कह सकते हैं शीर्ष कलिका या शीर्ष पत्तियां।
शीर्ष कलिका भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम कह सकते हैं इसको शीर्ष कलिका। शीर्ष कलिका ये है पादप का मध्यम भाग, यानी कि मध्यम इसको मध्यम भाग भी कह सकते हैं या नई पत्तियां भी कह सकते हैं। नई पत्तियां या फिर आप इसको मध्यम भाग भी बिल्कुल कह सकते हैं, मध्यम भाग। और साथियों ये वाली जो पत्तियां हैं ये कौन सी हैं? पादप की पुरानी या फिर निचली पत्तियां। तो किसी भी पोषक तत्व की कमी के लक्षण कहाँ पर दिखाई देंगे साथियों? ये जो पुरानी पत्तियां हैं वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण सदैव दिखाई देंगे। पादप की जो पुरानी पत्तियां हैं, जो नीचे वाली पत्तियां हैं, वहाँ पर दिखाई देंगे। ये जो नई पत्तियां हैं उनके ऊपर हमेशा दिखाई देंगे आपको लक्षण, कमी के लक्षण। आयरन की कमी के लक्षण, मैग्नीज की कमी के लक्षण, सल्फर की कमी के लक्षण और कॉपर की कमी के लक्षण। साथ में साथियों देखो जिंक है, जिंक की कमी के लक्षण आपको नई पत्तियों के ऊपर भी दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों के ऊपर भी दिखाई देंगे। यानी कि जिंक जो है वो किस में आ जाएगा? दोनों के ऊपर। जिंक की कमी के लक्षण आपको दोनों पत्तियों के ऊपर दिखाई देंगे। फिर साथियों ये जो शीर्ष कलिका है, यानी कि जो टर्मिनल पार्ट है या फिर टॉप पार्ट है, उसमें दो प्रकार की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको। हम वैसे इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे, परंतु देखिए साथियों एक तो है यहाँ पर जो पत्ते की संरचना है वो बिल्कुल इस प्रकार से मुड़ चुकी है, या हुक जैसी संरचना है। साथियों कैसी संरचना है? ये हुक जैसी संरचना है। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़े बड़े जो बोरे होते हैं उनको ट्रक से उतारा जाता है, तो एक हुक जैसी संरचना से उसको क्या किया जाता है? नीचे उतारने में या उसको बोझे को ढोने के लिए काम में लिया जाता है। तो हुक जैसी संरचना है। और एक साथियों इस प्रकार की लंबी संरचना बन चुकी है। तो कैसी संरचना है? कोड़े नुमा संरचना, विप जैसी स्ट्रक्चर, जो शंटर होता है, चाबुक होता है, वैसी संरचना बन चुकी है। तो ये चाबुक नुमा संरचना, दो प्रकार की संरचनाएं हैं साथियों। तो हुक जैसी संरचना है, ये कैल्शियम की कमी का लक्षण होता है, और ये चाबुक जैसी संरचना ये बोरोन की कमी का लक्षण है। तो एक तरह से वापस से हम बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं साथियों पौधे की पुरानी पत्तियों पर। आयरन, मैग्नीज, सल्फर और कॉपर की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको नई वाली पत्तियों पर, और जिंक की कमी के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों संपूर्ण पौधे पर दिखाई देंगे। और जो टर्मिनल पार्ट है उसमें दो पोषक तत्व हैं, एक तो हो गया बोरोन जो चाबुक जैसी आकृति में परिवर्तित कर देगा शीर्ष भाग को, और जो कैल्शियम है वो हुक जैसी आकृति में परिवर्तित कर देगा आपका जो टर्मिनल पौधे का जो पार्ट है उसको। फिर बात करते हैं आगे, और इसका वर्गीकरण किस प्रकार से हम करेंगे। तो वर्गीकरण का जो तीसरा प्रकार आता है संरचनात्मक पोषक तत्व। कौन से साथियों? संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल, किसी भी पौधे की स्ट्रक्चर बनाने वाले संरचनात्मक पोषक तत्व। इन्हीं को दूसरा नाम दिया गया है आधारभूत, आधारभूत पोषक तत्व, यानी कि फंडामेंटल। इसी को स्ट्रक्चरल भी कह सकते हैं, इसी को फंडामेंटल भी कह सकते हैं। साथियों कौन कौन से होते हैं ये पोषक तत्व? तो इसमें तीन प्रकार के तत्व है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि पादपों में संरचनात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो जवाब क्या होगा साथियों? तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो आ जाएगा कार्बन, संरचनात्मक पोषक तत्वों में एक तो आ जाएगा कार्बन। दूसरा है साथियों कौन सा है? हाइड्रोजन। और एक और है संरचनात्मक पोषक तत्वों में, वो है कौन सा साथियों? ऑक्सीजन। तो ये तीन प्रकार के तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
साथियों इनको संरचनात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पादपों का जो मुख्य ढांचा है उसका निर्माण करते हैं, और कहा जाता है कि पादप का 96% भाग, कितना, 96% भाग है, पादप का जो 96% संरचना है वो केवल और केवल इन 3 तत्वों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है। और इन तीनों तत्वों को वापस से देखा जाए कि 96% भाग में किस तत्व का कितना योगदान है, तो साथियों कहा जाता है कि 45% योगदान होता है इसमें कार्बन का, फिर 6% योगदान होता है इसमें हाइड्रोजन का, और फिर से 45% योगदान होगा किसका? ऑक्सीजन का। ये तीनों मिलाकर पादप का 96% भाग बना लेंगे। फिर साथियों ये इन तीनों तत्वों की उपलब्धता कहाँ से होगी? तो कार्बन है, उपलब्धता कहाँ से होगी? तो कार्बन है, कार्बन की उपलब्धता कहाँ से होगी साथियों? तो वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पादप क्या करेगा? वहाँ से कार्बन को ग्रहण करेगा। हाइड्रोजन की उपलब्धता कहाँ से हो जाएगी? तो ये H2O यानी कि जो जल पौधों को उपलब्ध होता उन जल में से क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन को ग्रहण करेंगे। और ऑक्सीजन की उपलब्धता कहाँ से होगी? तो साथियों देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और आपका जो ये जो जल था उसमें भी क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो जल से और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से इनको क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगी। फिर साथियों इनका मुख्य तीनों का देखो कार्य क्या है, इन तीनों की भूमिका क्या है पादपों के लिए, क्यों महत्वपूर्ण होते हैं ये संरचनात्मक तत्व? तो हम बात कर सकते हैं कि पादप का जो 96% ढांचा, पादप का 96% ढांचा कौन बनाएंगे? ये तीनों तत्व मिलकर बनाएंगे। दूसरा क्या महत्व है, क्या कार्य हो सकता है इनका? तो ये कार्बोहाइड्रेट 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 ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसी महत्वपूर्ण शर्कराएं, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसी महत्वपूर्ण शर्कराओं के निर्माण में, शर्कराओं का निर्माण। तो साथियों क्या महत्व होता है इनका? कि ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज जैसी महत्वपूर्ण शर्कराओं के निर्माण में योगदान देते हैं। फिर साथियों हम आगे बात करेंगे इसके कार्बोहाइड्रेट के बहुलीकरण से। कार्बोहाइड्रेट के बहुलीकरण से क्या हो सकता है? वसा का निर्माण भी होता है। तो हम कह सकते हैं एक तरह से वसा के निर्माण में भी इन तीनों तत्वों का एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये संरचनात्मक पोषक तत्व हो गए। यदि बात करें पादप के लिए इनका महत्व किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया या इसकी खोज की गई, तो यदि आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हो इसको। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है सेचस। तो सेचस के द्वारा कार्बन एवं हाइड्रोजन भी इन्हीं महोदय के द्वारा बताया गया कि ये पादपों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसकी खोज किसने की? सेचस ने कार्बन और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की थी डी सॉसूर महोदय ने की थी। डी सॉसूर नाम के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए। इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन है वो पादपों के लिए महत्वपूर्ण है। संरचनात्मक पोषक तत्वों के बाद में बात करते हैं हम चौथे नंबर का जो वर्गीकरण है वो है साथियों वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व कितने प्रकार के होंगे? तो इसको वापस से 2 भागों में और बांटा गया है वृहद पोषक तत्वों को। वो है साथियों, पहले नंबर पर तो आ जाएगा प्राथमिक पोषक तत्व या इन्हीं को हम कह सकते हैं मुख्य पोषक तत्व। प्राथमिक को हम क्या कहेंगे? मुख्य पोषक तत्व। और ये दूसरे नंबर पर आ जाएंगे द्वितीयक पोषक तत्व।
द्वितीयक पोषक तत्व, या इन्हीं को हम कहेंगे गौण। कौन से आ जाएंगे साथियों? गौण। तो वृहद पोषक तत्वों में पहले नंबर पर तो आएंगे प्राथमिक, दूसरे नंबर पर आएंगे द्वितीयक या गौण। कौन कौन से हैं साथियों? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को तो कहा जाता है प्राथमिक या मुख्य या मेजर एलिमेंट। और द्वितीयक में कौन से आ जाएंगे आपके? जो कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये हैं साथियों द्वितीयक पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व। साथियों, वृहद पोषक तत्व किसको कहेंगे? तो जिनकी आवश्यकता, वृहद मतलब कि ऐसा नहीं कि वृहद होंगे, बड़े होंगे। वृहद से तात्पर्य है कि जिनकी आवश्यकता पौधे को 1 ppm या उससे अधिक मात्रा में हो, तो वे तत्व क्या कहलाएंगे? वृहद पोषक तत्व कहलाएंगे। उसी प्रकार से हम कहें कि यदि आवश्यकता पौधे को किसी तत्व की 1 ppm से कम सांद्रता में हो, तो हम क्या कहेंगे उनको? बिल्कुल उनको कहेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। जिस प्रकार से यदि किसी पादप को आवश्यकता 1 ppm से अधिक है, तो वो तो कहलाएगा वृहद पोषक तत्व, यानी कि मैक्रो एलिमेंट। या फिर अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें जिनकी आवश्यकता 1 ppm से कम हो, तो माइक्रो एलिमेंट सूक्ष्म पोषक तत्व। इन्हीं को और नाम दिए गए, इन्हीं को कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है साथियों। ट्रेस एलिमेंट। इन्हीं को एक और नाम दिया जाता है ओलिगो एलिमेंट। इन्हीं को क्या कहा जाएगा? ओलिगो एलिमेंट। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों के कितने नाम हो गए? सूक्ष्म पोषक तत्व हम कहते ही हैं, माइक्रो एलिमेंट हम कहेंगे, ट्रेस एलिमेंट और ओलिगो एलिमेंट भी इन्हीं को कहा जाता है। साथियों, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या हो जाएगी कितनी? 8 हो जाएगी। कौन कौन से हैं? देखिए, आयरन, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। तो ये 8 प्रकार के आयरन, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल, ये 8 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं साथियों। हम एक एक करके इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम वृहद पोषक तत्वों की। वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्वों में पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा? ये प्राथमिक पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्वों के में बात करेंगे हम प्राथमिक पोषक तत्व, और प्राथमिक पोषक तत्वों में हम लेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन। सबसे पहले बात आ जाती है किसकी? नाइट्रोजन की। साथियों, नाइट्रोजन जो है उसकी खोज किसने की थी? तो जवाब आ जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड महाशय के द्वारा नाइट्रोजन की खोज की गई। नाइट्रोजन का जो पौधों के द्वारा फॉर्म ऑफ अपटेक है, यानी कि पादप किसको नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, यानी कि इसका जो ग्रहण किया जाने वाला रूप है, ग्रहण किया जाने वाला जो अवस्था है, वो कौन सी है साथियों? तो नाइट्रोजन किसी भी पादप के द्वारा 2 रूपों में ग्रहण किया जाता है। किस किस रूप में ग्रहण किया जाता है? तो देखिए, एक तो आ जाएगा इसका जो मुख्य है नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में, यानी कि मुख्यतः जो पौधे होंगे वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करेंगे। परंतु साथियों, ये जो नाइट्रेट है वो बहुत अधिक घुलनशील होती है, बहुत ज़्यादा घुलनशील होती है। तो कुछ पादप ऐसे हैं जो इसकी घुलनशीलता को एक तरह से पकड़ नहीं पाते, यानी कि जितनी जल्दी ये तत्व घुल जाएगा उतनी जल्दी कुछ पादप ऐसे होते हैं जो इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए दूसरा विकल्प कौन सा आ जाएगा साथियों? NH4+ में, यानी कि अमोनिकल अवस्था। अमोनियम आयन है ये, अमोनिकल रूप है इसका। तो नाइट्रोजन
पौधे मुख्यतया नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन कुछ पौधे जो नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण नहीं कर पाते वो नाइट्रोजन को अमोनिकल रूप में ग्रहण करेंगे। और ऐसे पौधों को जो नाइट्रोजन को NH4 रूप में ग्रहण करेंगे उनको कहा जाता है साथियों एमिनोफिलिक पादप। क्या कहेंगे? एमिनोफिलिक पादप। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एमिनोफिलिक पादप किसको कहते हैं, तो हमारा जवाब जो होगा वो क्या होगा कि वे पादप जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में ग्रहण नहीं करके अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करेंगे, वे पौधे क्या कहलाएंगे? एमिनोफिलिक पादप कहलाएंगे। और साथियों कौन कौन से होते हैं एमिनोफिलिक पादप? तो जैसे बात करें हम, चावल हो गया, चावल, आलू, गन्ना, चावल, आलू, गन्ना, और जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, अनानास, ये पौधे कैसे होते हैं? जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण नहीं करके किस फॉर्म में ग्रहण करेंगे? एमिनोफिलिक यानी अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करेंगे। इनको एमिनोफिलिक पादप के नाम से जाना जाता है। फिर साथियों बात करते हैं इनके कार्य के बारे में, यानी कि नाइट्रोजन का रोल क्या है, नाइट्रोजन क्यों महत्वपूर्ण है पौधे के लिए। तो कार्य देखिए, सबसे पहले इसका जो पहला का पहला कार्य है वो है प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण, नाइट्रोजन है यह प्रोटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, यानी कि जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन के द्वारा ही निर्मित होती हैं। तो प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन का महत्व है। दूसरा इसका क्या कार्य हो सकता है साथियों? तो जैसे कि पर्णहरित होता है, उस पर्णहरित का जो सबसे प्रमुख अवयव है वो तो है साथियों मैग्नीशियम। याद रखिएगा, पर्णहरित का सबसे प्रमुख अवयव है वो है मैग्नीशियम। परंतु यह मैग्नीशियम अकेला पर्णहरित के निर्माण को संपादित नहीं कर सकता। इस मैग्नीशियम के साथ में दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वो घटक है साथियों नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन। यानी कि हम कह सकते हैं इसको कि यह पर्णहरित का, यानी कि मैग्नीशियम के पश्चात, मैग्नीशियम के बाद पर्णहरित का, क्लोरोफिल का, पर्णहरित का महत्वपूर्ण घटक, महत्वपूर्ण घटक, यानी कि एक तरह से महत्वपूर्ण कंपोनेंट हो किसका? ये मैग्नीशियम के पश्चात पर्णहरित का, क्लोरोफिल का। और क्या कार्य हो सकता है इसका? तो जैसे कि एकमात्र प्राकृतिक ऑक्सीजन है, कौन सा? इंडोल एसिटिक एसिड। इस इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में भी, इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में एकमात्र प्राकृतिक ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? ये नाइट्रोजन। और क्या कार्य इसके? यानी कि पादपों की वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कौन? यह है नाइट्रोजन। साथियों बात करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी से क्या होगा। नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो किस किस समस्याओं से किसी पादप को गुजरना पड़ेगा साथियों? तो कमी का जो लक्षण है, कमी का लक्षण क्या होगा? यानी कि पुरानी पत्तियों का, पुरानी पत्तियों पर वी आकार लिए पीलापन, यानी कि क्लोरोसिस, पीलापन क्या आ जाएगा? वी आकार लिए पीलापन। ये साथियों जैसे कि ये कोई पत्ती है, इस पत्ती में जो पीलापन प्रारंभ होगा वो यहाँ नोक से प्रारंभ होगा और ये पीलापन इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वी आकार का पीलापन। तो नाइट्रोजन की कमी से क्या होगा? पुरानी पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देंगे और यहाँ वी आकार लिए हुए पीलापन, क्लोरोसिस आपको दिखाई देगा। फिर दूसरे नंबर पे बात करें और क्या क्या समस्या अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो दिखाई देगी। तो फूल गोभी में साथियों, फूल गोभी में बटनिंग,
फूल गोभी में बटनिंग, फूल गोभी आपने देखी होगी, उसका जो खाया जाने वाला भाग है, उसका जो खाया जाने वाला भाग जिसको कर्ड कहा जाता है, पूरी तरह से अगर विकसित है तो इस प्रकार की फूल गोभी आपको दिखाई देगी। परंतु क्या होगा, अगर नाइट्रोजन की कमी रह जाती है तो फूल गोभी का जो भाग है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होकर इस प्रकार की जो शेप है, बटन नुमा आकृति में परिवर्तित हो जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा साथियों, बटनिंग। तो फूल गोभी में जो बटनिंग नामक समस्या आएगी वो किससे आएगी, इस नाइट्रोजन की कमी से आएगी। नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होगा साथियों, नाइट्रोजन की अधिकता किस प्रकार से नुकसान पहुंचाएगी। जैसे हमने बात की फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग नामक समस्या आएगी, लेकिन अगर फूल गोभी में नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी तो समस्या आएगी होलो स्टेम। कौन सी साथियों, होलो स्टेम, यानी कि इसका जो तना है, फूल गोभी का जो कर्ड है, यानी कि ये जो कर्ड है फूल गोभी का, ये कर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर से खोखला हो जाएगा, अंदर से खोखला हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, होलो स्टेम नामक समस्या। साथियों याद रखना, यह समस्या है फूल गोभी में, जो होलो स्टेम नाम की समस्या है, यह नाइट्रोजन की अधिकता से तो आती ही है, साथ में यह समस्या बोरोन की कमी होने पर भी दिखाई देगी। नाइट्रोजन की अधिकता से और क्या नुकसान है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, वानस्पतिक वृद्धि को क्या करेगा, बढ़ाएगा। अगर आपने आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन पौधे को उपलब्ध करवाया है तो वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी और फसलों के गिरने की संभावना, जिसको कहा जाता है क्रॉप लॉजिंग, फसलों के गिरने की संभावना, क्रॉप लॉजिंग की जो संभावना है, क्रॉप लॉजिंग की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्या हो सकता है, तो जैसे गन्ना है, गन्ने में क्या होगा, वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी, परंतु गन्ने में शर्करा का निर्माण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, शर्करा का निर्माण कम। तो गन्ने में शर्करा का निर्माण एक तरह से कम हो जाएगा नाइट्रोजन की अधिकता से। तो ये नाइट्रोजन के कुछ बातें थी। बात करते हैं, दूसरा तत्व हम लेंगे फास्फोरस। दूसरा तत्व है कौन सा साथियों, फास्फोरस, यानी कि पी। इसकी खोज किसने की थी, तो फास्फोरस की खोज की थी पोस्टरनेक नाम के व्यक्ति ने की थी। पोस्टरनेक फास्फोरस का खोज करता है पोस्टरनेक। देखिए फास्फोरस किस रूप में ग्रहण किया जाता है, तो फास्फोरस का जो ग्रहण किया जाने वाला रूप है वह मृदा की पीएच के ऊपर, मिट्टी की अम्लीयता क्षारीयता के ऊपर निर्भर करता है। किस प्रकार से, तो बात करें हम, जैसे कि मृदा कैसी है, अम्लीय है, मृदा यदि अम्लीय है, यदि मृदाएं उदासीन है और या फिर मृदाएं क्षारीय है, तो मृदाएं अम्लीय, उदासीन या क्षारीय हैं, तो तीनों अवस्थाओं में फास्फोरस अलग अलग रूपों में उपलब्ध होगा। जैसे कि अम्लीय मृदाओं में यह H2PO4 के रूप में, उदासीन मृदाओं में HPO4 और यहाँ पर PO4 इस प्रकार से, यानी कि फास्फोरस है वो अम्लीय मृदा में H2PO4 माइनस, उदासीन मृदा में HPO4, ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, और क्षारीय मृदा में PO4 और ऊपर कितने 3 नेगेटिव चार्ज हैं। तो तीनों अलग अलग रूपों में क्या किया जाएगा, ये ग्रहण किया जाएगा। फिर साथियों बात करते हैं इसके कार्य की, क्यों महत्वपूर्ण है ये फास्फोरस। तो साथियों देखिए, फास्फोरस है यह ऊर्जा के अणुओं का एक महत्वपूर्ण घटक है। जैसे कि ये बात करें ATP, NADPH, यानी ऊर्जा के अणुओं का, ऊर्जा अणु का घटक, यह क्या है साथियों, ऊर्जा अणु का महत्वपूर्ण घटक है। इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है, क्या कहा जाता है, ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा वाली मुद्रा, ऊर्जा की मुद्रा, या हम कह सकते हैं इसको एनर्जी करेंसी, एनर्जी
करेंसी, एनर्जी करेंसी। दूसरा इसका जो कार्य है क्या है साथियों, तो यह न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, जीवन की कल्पना की जाती है। इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, जीवन की कुंजी। क्या कहेंगे, जीवन की कुंजी कहेंगे। इसको की ऑफ लाइफ नाम दिया गया है। क्या कहते हैं इसको, की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ, यानी कि सजीवों की जीवन की कुंजी किसको कहेंगे हम, फास्फोरस को कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह न्यूक्लियोटाइड का घटक है, न्यूक्लियोटाइड का महत्वपूर्ण घटक है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा साथियों, तो यह जड़ों के निर्माण में किसी भी पादप की जड़ें जो निर्मित होती हैं, मूलांकुर जो निर्मित होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होगा, फास्फोरस का होगा। फिर साथियों और क्या कार्य है इसका, तो जैसे सूखा सहनशीलता, वैसे तो सूखा सहनशील बनाने का जो मुख्य कार्य है वो पोटेशियम का होता है, परंतु ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड जिसको स्ट्रेस हार्मोन नाम भी दिया गया है, तो एब्सिसिक एसिड के संश्लेषण में सहायता करता है। एब्सिसिक एसिड के संश्लेषण में सहायता करेगा और एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, सूखा सहनशील बनाने का कार्य करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फास्फोरस भी अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से पादप को सूखा सहनशील बनाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहनशीलता पादपों में विकसित करेगा। कौन करेगा, ये जो आपका फास्फोरस है। ये फास्फोरस के साथियों महत्वपूर्ण कार्य हैं। फिर इनकी कमी के लक्षण किस प्रकार से दिखाई देंगे, तो फास्फोरस की कमी से क्या होगा, पौधे की जो पुरानी पत्तियां हैं उन पर उनका जो रंग है वो धीरे धीरे फास्फोरस की कमी होने पर पर्पल कलर में बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। बैंगनी रंग में परिवर्तित, जो पुरानी पत्तियां हैं वो पुरानी पत्तियां किसमें, बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाएंगी। पुरानी पत्तियां बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाएगी। बात करें इसकी अधिकता से, तो साथियों क्या होगा, इसकी अधिकता से फास्फोरस क्या करेगा, मृदा में उपस्थित जिंक के साथ क्रिया करके, अगर मृदा में आपने अधिक मात्रा में फास्फोरस का उपयोग किया तो यह फास्फोरस मृदा में उपस्थित जिंक एवं आयरन के साथ मिलकर ऐसी क्रिया करेगा कि वह मृदा में अघुलनशील, यानी कि जो घोला नहीं जा सकता, इनसॉल्युबल जिंक फॉस्फाइड एवं आयरन फॉस्फाइड में परिवर्तित कर देगा। इस कारण से जिंक एवं आयरन की उपलब्धता भी क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी साथियों। तो फास्फोरस की अधिकता क्या करेगी, मृदा में जिंक फॉस्फाइड व आयरन फॉस्फाइड का निर्माण करेगी, जिससे इनकी उपलब्धता क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी। बात करते हैं तीसरे नंबर का तत्व हम लेंगे, कौन सा, पोटास। कौन सा साथियों, पोटास। तीसरा तत्व है वो है पोटास। पोटास की खोज की थी मिस्टर सिम्पर के द्वारा की गई थी, और इसका जो ग्रहण किया जाने वाला रूप है, वो है पोटेशियम आयन के प्लस के रूप में पौधा इसको ग्रहण करेगा। साथियों इसको पोटेशियम को एक अन्य नाम दिया गया है। पोटेशियम का एक पोटाश का निक नेम कौन सा है, पोटाश का अन्य नाम, यानी कि पोटाश का इस
पादप के पोषक तत्वों के संदर्भ में इसको एक नाम दिया गया है, वो है ट्रैफिक पुलिसमैन। इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिसमैन, जिस प्रकार से एक पुलिस हवलदार होता है, ट्रैफिक पुलिस हवलदार, वो क्या करेगा, अत्यधिक आवागमन को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। उसी प्रकार से ये पोटाश भी क्या करता है, पोषक तत्वों की असामान्य जो गति है उसको क्या करेगा, एक तरह से संतुलित रखेगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया है ट्रैफिक पुलिसमैन। इसका जो कार्य है, इसकी जो भूमिकाएं हैं, साथ ही देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पोटाश। इसका जो पहला कार्य है यह है रंध्रों की क्रियाविधि को, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा, रंध्रों की क्रियाविधि, ये पादप की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं उनकी क्रियाविधि को कौन संचालित करेगा, कौन नियमित करेगा, तो रंध्रों की क्रियाविधि पर नियंत्रण, ये कार्य है मुख्य रूप से किसका, पोटेशियम का होगा। दूसरा पोटेशियम का कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, रोग और साथ में कीटों के प्रति भी, कीटों के प्रति रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता, रोग व कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, रोग एवं कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का कार्य भी किसका, इस पोटेशियम का है। तीसरे नंबर पर इसका महत्वपूर्ण कार्य, अभी मैंने बताया था जब फास्फोरस पढ़ रहे थे तो फास्फोरस क्या कर रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहनशीलता विकसित कर रहा था, लेकिन यह पोटाश क्या करता है, यही काम प्रत्यक्ष रूप से करता है, यानी कि प्रत्यक्षतः डायरेक्टली सूखा सहनशीलता, पादप में सूखा सहनशीलता, सूखा सहनशीलता कौन लाएगा, तो ये पोटाश लाएगा। और इसका क्या कार्य है, तो चौथे नंबर का कार्य ये क्या करेगा, शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी योगदान देता है, शर्करा व कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भी पोटाश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बात करेंगे पोटाश की कमी से क्या होगा, पोटाश की कमी से क्या होगा साथियों, देखिए जैसे ये कोई पत्ती है, उस पत्ती पर क्या होंगे, रंध्रावकाश पाए जाएंगे, इस पत्ती पर रंध्रावकाश पाए जाएंगे। सर्वाधिक रंध्रावकाश पाए जाते हैं उसके जो किनारा वाला जो पोर्शन है, पत्तियों का जो मार्जिन वाला किनारे वाला जो भाग है उस पर कहा जाता है कि सर्वाधिक रंध्रावकाश पाए जाते हैं। जैसे ही पौधे को पानी की कमी होती है, पानी की कमी होगी, यदि उसके पास भरपूर मात्रा में पोटेशियम है तो पोटेशियम ने क्या कर दिया, उस रंध्रों की जो मैकेनिज्म है उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। रंध्र बंद हो गए तो पानी जो लॉस हो रहा था वो एक तरह से नहीं होगा। लेकिन अगर पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम की जो रंध्रों की मैकेनिज्म है वो प्रभावित हो जाएगी और जो पानी है उसका नुकसान अभी बंद नहीं हुआ है, तो ये जो किनारे वाला पोर्शन है वाष्पोत्सर्जन से जो पानी उड़ जाएगा सारा, और ये जो किनारे हैं वो कैसे हो जाएंगे, जैसे झुलस गए हों, आग से झुलस जाने के, झुलसने जैसे लक्षण, झुलसने जैसे लक्षण, यानी कि बर्निंग सिम्टम ऑन लीफ मार्जिन, यानी कि पत्तियों के किनारों पर झुलसने जैसे लक्षण किसकी कमी के कारण दिखाई देंगे, पोटेशियम की। फिर बात करें पोटेशियम की अधिकता से, तो पोटेशियम मृदा में अगर प्रचुर मात्रा में है तो पौधे क्या कर लेंगे, इस पोटेशियम को अधिक मात्रा में उसका कंजप्शन कर लेंगे, लेकिन इससे प्रायः कोई नुकसान देखे नहीं जाते। तो इसलिए इसको कहा जाता है लग्जरी कंजप्शन, भी शब्द उपयोग किया गया है किसके लिए, इस पोटाश के लिए ही काम में लिया गया है। साथियों इस बात को महत्वपूर्ण समझकर याद रखना, लग्जरी कंजप्शन, लग्जरी
लग्जरी कंजप्शन, अधिशोषित उपभोग, इसको कहेंगे अधिशोषित उपभोग। तो यदि पूछा जाए कि अधिशोषित उपभोग शब्द किसके लिए काम में लिया गया है, तो यहाँ पोटाश के लिए अधिशोषित उपभोग शब्द, अधिशोषित उपभोग शब्द। फिर साथियों, ऐसी कौन सी फसलें जिनमें पोटाश का उपयोग नहीं किया जाता, तो पोटाश का उपयोग साथियों याद रखना, यहाँ सौंफ के लिए, सौंफ और जीरा के लिए, सौंफ प्लस जीरा के लिए, सौंफ प्लस जीरा के लिए पोटाश का उपयोग याद रखना पोटाश वर्जित है। सौंफ एवं जीरा में पोटाश का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो साथियों ये थे हमारे प्राथमिक पोषक तत्व। उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आई होगी। आप एबीसी एग्रो क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आया हो ये वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा और आगे से आगे अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में अवगत कराइए, उनसे भी कहिए कि यह सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।